प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सेशन कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम आज चर्चा करेंगे कक्षा 11 फिजिक्स के नए सिलेबस के विषय में। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फिर अब जल्दी शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइक और शेयर करते हुए जुड़ जाइए और देखिए क्या है यूपी बोर्ड का सिलेबस। तो देखिए आपकी जो किताब है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, खंड का और खंड का, लेकिन पेपर एक ही में आएगा। ठीक है, अब ये पेपर होगा कितने नंबर का? पेपर होगा तो 70 नंबर का और 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल। टोटल मिला के कितना नंबर होगा? 100 नंबर ये भौतिक विज्ञान में आपको गेन करने हैं। ठीक है, अब खंड का में क्या है? खंड का में देखिए आपको पढ़ना है भौतिक जगत तथा मापन, यानी मापन के विषय में पढ़ना है और ये बहुत कम नंबर में आता है, 1 नंबर में केवल पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शुद्ध गतिकी ये जो है ये टॉपिक, इसको आपको पढ़ना है और ये आएगा 6 नंबर में। और फिर आएगा गति के नियम, गति के नियम है और गति के नियम आएंगे कितने नंबर में? 7 नंबर में। और फिर है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, ये भी 7 नंबर में आएगा। और दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, ये भी 7 नंबर में। और लास्ट जो लेसन है, लास्ट टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण, ये भी आता है 7 नंबर में। ऐसे बोलें कि पहले खंड का से टोटल आपको 35 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए यहां पर ऐसा करते हैं, खंड का के विषय में पहले जानकारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद खंड खा में आते हैं, वो भी 35 नंबर का होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अब आइए देखिए क्या है। पहला जो है इकाई भौतिक जगत तथा मापन, इसमें आपको यह पढ़ना है मापन की आवश्यकता क्या है, माप की प्रणालियां कौन कौन सी हैं, एसआई सिस्टम क्या है, और मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के विषय में पढ़ना है। और मापक यंत्रों की परिशुद्धता, यानी इसकी जो कह सकते हैं एक्यूरेसी क्या है, और सार्थक अंक के विषय में आपको विधिवत पढ़ना है। ठीक है, और फिर आपको पढ़ना है इसमें भौतिक राशियों की विमाएं, विमी विश्लेषण और उनके अनुप्रयोग। यहां पर ये 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन तो इस पे टॉपिक से आएगा, लेकिन ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेसन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कक्षा 12 तक। ठीक है, तो इसमें विमी विश्लेषण या विमाएं निकालना आपको बहुत अच्छी ढंग से पढ़ना है और आपको यहां पर पढ़ाया भी जाएगा। अब आइए क्या है अगला टॉपिक। अगला है इसमें सरल रेखा में गति, गति के विषय में आपको पढ़ना है। और गति के वर्णन क्या है, अवकलन और समाकलन के आरंभिक संकल्पनाएं क्या हैं, इसके विषय में पढ़ना है। एक समान गति, असमान गति, माध्य गति या ताक्षणिक वेग, इन सब के विषय में आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। फिर है समान गति में त्वरित गति, वेग, समय, समय विस्थापन, ये सब ग्राफ आपको खींचने हैं। और अदिश और सदिश राशियों के विषय में पढ़ना है, जो कि आप पीछे क्लास में पढ़ करके आए हैं। स्थिर तथा विस्थापन सदिश और सदिशों का जोड़ना और घटाना, ये आपको यहां पर पढ़ना है कि सदिशों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। फिर आगे क्या है, एकांक सदिश के विषय में पढ़ना है और सदिशों का संयोजन। ठीक है, और सदिशों का अदिश गुणनफल तथा सदिशों का सदिश गुणनफल, या से बोलें सदिश राशियों का अदिश गुणनफल और सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्या होता है। समतल में गति, एक समान वेग और एक समान त्वरण तथा प्रक्षेप गति के विषय में पढ़ना है। प्रक्षेप गति क्या है, यदि किसी वस्तु को आप क्षैतिज से किसी कोण पर, लेकिन 90 अंश से कम कोण पर यदि हम वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु जो गति करती है वो गति क्या कहलाती है?
प्रक्षेप गति कहलाती है और उसका जो पथ होता है वो क्या कहलाता है, प्रक्षेपथ कहलाता है। और एक समान वृत्ति गति के विषय में पढ़ना है। यानी कुल मिला के हम ये कह दें कि गति के विषय में आपको पूरा का पूरा यहां पर पढ़ना है। अब आइए अगला क्या है, फिर है बल की संकल्पना क्या है और न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, संवेग क्या है, तृतीय नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम क्या है और इनके अनुप्रयोग क्या हैं। इनमें आप कुछ न कुछ पीछे क्लास में पढ़ करके भी आए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। फिर है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। संरक्षण का मतलब होता है न तो उस चीज को उत्पन्न किया जाता है न तो नष्ट किया जाता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। संगामी बल क्या है, इनके विषय में पढ़ना है। संतुलित बल क्या है, संतुलित बल का मतलब हुआ यदि किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लगे हैं, वस्तु में कोई गति नहीं हो रही हो, साम्य अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब लगने वाले बलों का जो परिणामी है वो शून्य होगा और कैसे बल कहलाएंगे, संतुलित बल कहलाएंगे। स्थायित्व तथा घर्षण बल के विषय में पढ़ेंगे। घर्षण बल क्या है, यदि कोई वस्तु किसी तल पे चलती या फिसलती है तो गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल में आपने लोटनी घर्षण पढ़ना है और सर्पी घर्षण भी पढ़ना है। स्नेहक क्या है, ये है घर्षण बल को कम करने का उपाय क्या है। ठीक है, अब ये एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल क्या है, यदि कोई वस्तु वृत्त में चक्कर लगाती है तो केंद्र की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं और वृत्तीय गति के उदाहरण आपको पढ़ना है। साथ साथ ये भी जानकारी करनी है आपको कि सड़क पर जो मोड़ होता है वो अंदर की तरफ ढलान क्यों होता है। ठीक है, या जो सड़क का अंदर मोड़ पर सड़क का अंदर का हिस्सा जो होता है वो ढालू क्यों रखा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसमें नियत बल क्या है और परिवर्ती बल क्या है। नियत बल का मतलब बल के मान में कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्ती बल मतलब परिवर्तन हो रहा हो, लगातार चेंज हो रहा हो। किया गया कार्य कितना होगा, गतिज ऊर्जा क्या है और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। सब कुछ ये नया पढ़ना है, ये सब आप पहली बार ही पढ़ेंगे। स्थिति ऊर्जा की धारणा क्या है, यानी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, कमानी की स्थिति क्या ऊर्जा है, यानी किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की ऊर्जा होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। फिर बात करते हैं संरक्षी बल, असंरक्षी बल, ठीक है, और प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ बल, और लास्ट में पढ़ना है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। यदि वस्तु को आप क्या करते हैं, मान लीजिए किसी डोरी में बांध लें और फिर उसको ऐसे घुमाएं तो उसकी जो गति होती है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति होती है। और वो किन किन बातों में निर्भर करती है, उच्चतम बिंदु में डोरी में तनाव कितना होता है, निम्नतम बिंदु पर तनाव कितना होता है। उच्चतम बिंदु पर तनाव यदि 0 होगा तो निम्नतम बिंदु पर तनाव कितना होगा, वो सब आपको निकालना है। अब आते अगला टॉपिक क्या है, फिर है दृढ़ पिंडों तथा कणों के निकाय की गति, यानी आपको द्रव्यमान केंद्र पढ़ना है, संवेग संरक्षण पढ़ना है, दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र और क्षण का द्रव्यमान केंद्र, बल आघूर्ण क्या है इसके विषय में पढ़ना है, कोणीय संवेग क्या है और कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या है, या कह सकते हैं संरक्षण के नियम क्या है और उनसे संबंधित उदाहरण क्या है, व्यवहारिक उपयोग क्या है। फिर जड़ पिंडों का संतुलन क्या है, घूर्णन गति क्या है और घूर्णन गति के समीकरण क्या है, इन सब के विषय में आपको पढ़ना है। जड़त्व आघूर्ण क्या है, घूर्णन त्रिज्या क्या है, ये सब आपको इसी टॉपिक में पढ़ना है। अब आगे क्या है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण से, वो भी 7 नंबर में, इस इकाई का लास्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण में। इसमें आपको ग्रहों की गति के विषय में केपलर के नियम पढ़ना है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है, ये कुछ न कुछ चीज आप कक्षा 9 में पढ़े हैं। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई पर यानी पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर
स्मॉल जी का मान घटता है। और क्यों घटता है? ये पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से एक परिवर्तन होता है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्वीय विभव क्या है, और आपको ये पढ़ना है इसके वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग और कक्षीय वेग क्या है। तो ये सब हुआ जो बताया मैंने, वो सब पढ़ेंगे यूनिट 1 में। अब आते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में देखिए, इसमें पढ़ना है स्थूल द्रव्य के गुण, ये 10 नंबर में आएगा। और फिर है उष्मा गतिकी क्या है, इसको आपको पढ़ना है 9 नंबर में। और आदर्श गैस का व्यवहार और अणुगत सिद्धांत ये पढ़ना है 6 नंबर में। और लास्ट में पढ़ना है दोलन तथा तरंगे 10 नंबर में। टोटल कितना हुआ? 35। तो 35 हम पढ़े फर्स्ट यूनिट से और 35 पढ़े सेकेंड यूनिट से। कितना हो गया? 70 नंबर का ये पेपर हुआ। अब चलते हैं 1 बाय 1 इसमें देखते हैं हम। फिर इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है प्रत्यास्थ व्यवहार क्या है, प्रतिबल विकृत क्या है, हुक का नियम क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, यंग गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण जड़ता गुणांक, ये सब इंपॉर्टेंट है और आपसे सब परीक्षा में पूछा भी जाएगा। प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या है और पास्कल का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। द्रवचालित लिफ्ट और या द्रवचालित ब्रेक के विषय में पढ़ना है। तरल दाब पर गुरुत्वीय बल का प्रभाव क्या है, यह भी इसी टॉपिक में पढ़ना है। अब आगे क्या है? श्यानता क्या है, स्टोक्स का नियम क्या है, सीमांत वेग क्या है, धारा रेखी और प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या है, साथ में क्रांतिक वेग के विषय में पढ़ना है। और फिर बर्नौली की प्रमेय क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव के बीच में पढ़ना है। इस संपर्क कोण, दाब आधिक्य, पृष्ठ तनाव की अभिधारणा और बूंदों को बुलबुलों तथा केस का क्रिया में अनुप्रयोग यानी कि केस नली के विषय में पढ़ना है कि केस नली को यदि हम द्रव में किसी खड़ी करते हैं तो वो द्रव का तल उसमें ऊपर चढ़ जाता है, क्यों होता है। अब फिर अगला क्या है? उष्मा क्या है, ताप उष्मी प्रसार, ठोस द्रव और गैस में तापी प्रसार क्या है, समतापी प्रक्रम क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है। ठीक है, और इसका असंगत प्रसार क्या है और इसका प्रभाव क्या है। और फिर लास्ट में पढ़ना है विशिष्ट उष्मा, सीपी और सीवी के विषय में, कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है और गुप्त उष्मा के विषय में पढ़ना है। और लास्ट में सबसे पढ़ना है उष्माधारिता। अब इसमें आगे जो पढ़ना है वो है उष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं, पढ़ी कहीं ना कहीं आपने 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। फिर कृष्ण पिंड क्या है और विकिरण क्या है, अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता क्या है। और लास्ट में पढ़ना है उष्मा चालकता गुणांक और बीन का विस्थापन नियम। और सबसे अंत में पढ़ना है स्टीफन का नियम। ठीक है, अब आइए अगला टॉपिक क्या है। फिर है उष्मागतिकी में क्या पढ़ना है, तापीय साम्य। तापीय साम्य का मतलब है यदि 2 वस्तुओं को हम आपस में मिला दें, संपर्क में लाएं और उष्मा का कोई आदान प्रदान उसमें ना हो तो बोलेंगे कि ये दोनों वस्तुएं क्या हैं, तापीय साम्य हैं। ताप की परिभाषा क्या है और उष्मा कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा क्या है और उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है और रुद्धोष्म प्रक्रम और समतापी प्रक्रम के विषय में पढ़ना है। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम क्या है, परिवर्तन के दौरान यदि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ताप कांस्टेंट रहता है तो प्रक्रम क्या कहलाता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। और परिवर्तन के प्रक्रम के दौरान यदि उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है तो प्रक्रम कहलाता है रुद्धोष्म प्रक्रम। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम
अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है। फिर इसमें आगे पढ़ेंगे आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण क्या है। आदर्श गैस के विषय में पढ़ना है। गैसों के संपीड़न में निकाय द्वारा किया गया कार्य, गैसों का अणुगत सिद्धांत, दाब की संकल्पना, गतिज ऊर्जा, ताप, गैस और अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल यानी VRMS पढ़ना है। स्वतंत्र कोटियों के विषय में पढ़ना है और ऊर्जा का सम विभाजन पढ़ना है और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के विषय में पढ़ते हुए और आपको पढ़ना है उनके अनुप्रयोग क्या है, मुक्त पद क्या है और लास्ट में आपको पढ़ना है अवगाद्रो संख्या क्या है। अब आइए और इसमें देखिए क्या है। अब ये है यूनिट इकाई 4 दोलन तथा तरंगे। दोलन तथा तरंगे, इसमें आवर्ती गति पढ़ना है। आवर्त काल क्या है, आवृत्ति क्या है, ठीक है, विस्थापन, आवर्ती फलन, सरल आवर्त गति के विषय में पढ़ना है और इसका समीकरण क्या है, ठीक है, प्रत्यानयन बल क्या है और फिर है सरल आवर्त गति में स्थित तथा गतिज ऊर्जाएं की अवस्थाएं क्या होगी और सरल लोलक इसके आवर्त काल के लिए व्यंजक का सूत्र प्राप्त करना है। फिर तरंग गति क्या है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तरंग गति की चाल, प्रगामी तरंग के लिए विस्थापन संबंध, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तरंगों का परावर्तन किसे कहते हैं, डोरियों तथा पाइप में अप्रगामी तरंग क्या होती है, उनमें क्या गुण होते हैं और इनकी आवृत्तियां और विस्पंद क्या हैं, वो सब आपको यहां पर पढ़ना है। और फिर जो प्रैक्टिकल के विषय में है तो प्रैक्टिकल में देखिए भैया यहां पर प्रैक्टिकल आपको ये 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल होगा और ये समय आपको लगभग 4 घंटे इसमें मिलेगा, ठीक है। प्रयोग कैसे करना होगा, आपको 2 प्रयोग दिए जाएंगे जो होंगे 5 नंबर के, 10 नंबर ये हो गया, ठीक है। प्रयोग पर आधारित जो मौखिक है वाइबा जिसको आप बोलते हैं वो होगा यहाँ पर 5 नंबर में और जो आप कॉपी बनाएंगे रिकॉर्ड होगा वो आएगा कितने नंबर में, 4 नंबर में। और प्रोजेक्ट कार्य और उस पर आधारित मौखिक यह है उस पर आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, ये है 8 नंबर। और फिर जो है सत्रीय कार्यों सतत मूल्यांकन कितना आएगा, वो 3 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल के संबंधित हैं अंक हैं और ये टोटल नंबर कितने होते हैं, 30 नंबर के हैं। तो अब ये देखिए प्रैक्टिकल के विषय में बता दिया गया है कि आपको प्रैक्टिकल के विषय में कैसे कैसे तैयार करना है और ये प्रैक्टिकल की सूची दे रखी है। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना, स्क्रू गेज की सहायता से तार का व्यास ज्ञात करना, सदस्यों के समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करके किसी वस्तु का भार ज्ञात करना, सरल लोलक का आवर्तकाल निकालना, गोलाई मापी और ये है सरल लोलक द्वारा इस गुरुत्वाकर्षण जी का मान ज्ञात करना, ठीक है। और फिर दिए गए तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना और कोष्की उन्नयन विधि द्वारा जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। और फिर यहाँ पर स्वर मापी का उपयोग करके आपको तार की लंबाई और आवृत्ति में रिलेशन दिखाना है और फिर अनुनाद नली के विषय में पढ़ना है और फिर यहाँ पर आपको न्यूटन का शीतलन नियम का सत्यापन करना है। ऐसे बोलने कि आपको इसमें प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। इतने सब प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है, कौन कौन से कराए जाएंगे क्या करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज में कितने कराए जाते हैं। तो ये था आज का भाई सिलेबस, मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है और इसको आपको तैयार करना है, पढ़ना है इसी के अकॉर्डिंग
और थ्योरी को भी ध्यान रखेंगे, साथ साथ प्रैक्टिकल का भी ध्यान रखेंगे। तो हम फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और शुरुआत से यहाँ पर पढ़ाएंगे कक्षा 11 का सिलेबस। अब आपको करना बस क्या है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है, और जो पढ़ाया जाए उसको आप अच्छे ढंग से पढ़ना है, कॉपी नोट्स बनाना है, और फिर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तभी आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सफलता भी मिलेगी। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।